RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत ज्यादा यूज होता है, सभी के बीच पॉपुलर है। हर एक ट्रेडर इस इंडिकेटर का नाम एक बार जरूर सुना है। कुछ लोगों ने इस इंडिकेटर से ट्रेड भी लिया होगा। रिजल्ट अच्छा भी मिलता है कई बार। इसके बारे में नॉलेज ना होने से कई बार आदमी ट्रैप भी होता है। ठीक है। तो RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये ऑसिलेटर है। इसका जो रेंज होता है वो 0 से 100 के बीच होता है। 0 से 100, यानी 100 से ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता, 0 से 100। ठीक है। इसमें जो RSI इंडिकेटर में जो अपन रेंज लेते हैं या पीरियड या डेज लेते हैं वो होता है 14 डेज। या पीरियड होता है या इसको डेज में जो भी है 14 डेज की रेंज का लेते हैं। ठीक है। 70 जो होता है 70 उसे ओवरबॉट जोन मानते हैं। 30 को अपन ओवरसोल्ड जोन मानते हैं। ओवरसोल्ड की बहुत ज्यादा सेल हो चुकी है मार्केट में। और 70 यानी ओवरबॉट, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है 70 के लेवल को। ठीक है। इसका यूज पूरी दुनिया में होता है। पहली चीज, पूरे वर्ल्ड में कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट है, मोस्टली लोग इसका यूज करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में भी इसका यूज होता है। बहुत सारे एल्गो ट्रेडर आज के डेट में RSI का यूज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं ड्रॉ करके, उसके बाद और ज्यादा सब समझाऊंगा कि हो क्या कर सकते हैं। ठीक है। RSI, डायरेक्ट RSI लिखना। एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होता है, वो अलग चीज है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अलग चीज है। ठीक है। ये अपन ने निफ्टी में ड्रॉ कर लिया। इस इंडिकेटर से स्टॉक का मोमेंट भी पता चलता है, मोमेंटम। ठीक है। और मार्केट अगर साइडवेज भी है तो भी इसका पता लगा सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है उसका भी समझ में आ सकता है। ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है वो भी समझ में आता है। लेकिन किसी भी इंडिकेटर में एक दिन यूज करने से कुछ नहीं होता है। जस्ट लाइक अ क्रिकेट। क्रिकेट में आप सोचोगे कि मैं एक शॉट सीख गया, आज मैं सीख गया हूं तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है ना, तब उस शॉट में आप एक्सपर्ट हो पाओगे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी जो हैं क्रिकेटर, उनका जो फेमस शॉट है वो हेलीकॉप्टर शॉट है। लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम प्लेयर्स उनसे सीख सीख के या उससे कुछ बेहतर करके भी सेम टाइप का शॉट देखिएगा आज के डेट में क्रिकेट में देखने को मिलता है। सेम हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है। कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं और अच्छा उसमें, तो वो एक दिन में होता नहीं है। कई बार इंडिकेटर्स अच्छे रिजल्ट भी नहीं देते हैं तो लोग वो इंडिकेटर का यूज करना छोड़ देते हैं। ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी इंडिकेटर का यूज करें, किसी भी प्राइस एक्शन का यूज करें, कुछ भी दुनिया का यूज कर लो, मार्केट में आपका जो सक्सेस है मैक्सिमम 60% होगा। मैक्सिमम। एकदम हार्डली आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तब भी आप 60% से ज्यादा सक्सेस रेशो नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए RSI यूज करो, लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट 100% रखो। हमेशा ध्यान रखो कि मेरे को एंट्री कहाँ पे लेनी है
और एग्जिट कहाँ पे करना है, मेरा लॉस कितना हो सकता है इसमें, और मुझे इसमें प्रॉफिट कितने बनाने हैं। यह इतना भी हुआ, यानी कि कितने बनाने हैं। अगर जैसे आज सोच के बैठे कि मेरे को 5,000 बना मार्केट में बनाना है, तो भाई 5,000 नहीं बना, 3 भी बना तो भी निकल जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। कई बार होता है ना कि बन तो गया 3,000, लेकिन मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जिट मार लो ना, 3,000 भी बहुत होता है। कई बार 1:1 मिलता है, कई बार 1:2 मिलता है, कई बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस भी होता है। ठीक है, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना पोजीशन साइज किसी इंडिकेटर के दम पे मत बनाना। हमेशा ये सोच के बनाना कि मेरा रिस्क कितना है, क्या मैं ट्रेड लेने में, इतना बड़ा ट्रेड लेने में सक्षम हूं, उसके बाद ही कुछ करना। ठीक है, ये एक जनरल बात बताया मैंने, आरएसआई का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी इंडिकेटर का, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा ध्यान में रखना। मैं हर बार यही चीज बोलता हूँ। कैपिटल एक ट्रेड में पूरे कैपिटल लॉस कर दोगे ना यहाँ पे, तो दोबारा मार्केट में आओगे ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, अब ये है आरएसआई, ये एक ट्रेंडिंग लाइन है, ये लाइन होती है बस, सिंपल सी ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 40 के आसपास बता रहा है ओवरबॉट, और ओवरसोल्ड बता रहा है लगभग 80 के आसपास या उससे भी ऊपर गया है। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि 70 के ऊपर गया यानी ओवरबॉट हो गया मार्केट, अब यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल लेना है, शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, सेल करना है, ऐसा नहीं है। या 30 के आसपास आया तो अपने को बाय की पोजीशन लेना है, ऐसा भी नहीं है। इसे यूज करने के लिए पहली चीज, आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है मार्केट में, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड ही नहीं पता है और इंडिकेटर यूज करोगे तो कोई मतलब नहीं है। पहले ट्रेंड पता करो, अप ट्रेंड है, ओवरसोल्ड गया 70, वहां पे वीकनेस दिखी तो बाय करने का है, ना कि सेल करने का है। 70 है, 70 से नीचे आया तो अपने को वहां सेल नहीं करना है। अप ट्रेंड में है, 70 से नीचे आया तो अपने को वेट करना है कि मार्केट टर्न कहां से ले रहा है। ठीक है, 70 से नीचे आया, वापस घूम गया। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बैक टेस्टिंग जरूर करना उसको। जब मार्केट अपसाइड में होता है ना, तो आरएसआई का रेंज कई बार होता है 80, और जो उसका जो जहां से वो थोड़ा सा रिवर्स होता है वो है 60, 80-60 के बीच में खेलता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो। ठीक है, तो जब 80 आया तो अपने को ओवरबॉट जोन आया ना, तो अपने को कुछ नहीं करना है, थोड़ा नीचे आने का वेट करना है 60, वहां से देखना फिर टर्न लेता है। ठीक है, 70 जाता है फिर घूमता है। हम लोगों को ये सिखाया गया है, जो नॉर्मल अपन जो थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं, कि आरएसआई है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है, ओवरबॉट आया तो सेल कर दो, ओवर सोल्ड आया तो बाय कर लो। नहीं, ओवरबॉट भी आया है तो वहां पे वीकनेस कैसे पता चलेगी कि बहुत ज्यादा वीक है, तो कैंडल बनेंगे ये इस टाइप के, एक मिनट, रेड कैंडल, रेड मारी बाजू बने, मारू बाजू, या मार्केट ऊपर गया ये ऐसा ग्रीन बना, देखना एक बता रहा हूं, ये ग्रीन इतना तो बना, लेकिन इसकी जो जितनी स्ट्रेंथ है उसको एक कैंडल खा गया मान लो। एक सेकेंड, ये ठीक है, अब इसकी स्ट्रेंथ को, इतने को पूरा बियर खा गया तो ये वीकनेस बताता है, तब अपने को शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। ठीक है, प्राइस एक्शन पहले, उसके बाद
RSI या कोई भी इंडिकेटर। तो बुलिश रेंज में 80 से 60, और जब डाउन ट्रेंड होता है ना मार्केट में डाउन ट्रेंड है या किसी भी स्टॉक में, तो उसकी रेंज हो जाती है 60 से 40, 30 भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट 30 गया, 30 से वापस या 30 या 40 गया, उससे फिर वापस आता है, फिर और वीकनेस दिखाता है। ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ में, आप देखना, इसको बैक टेस्ट करना। ठीक है, मैंने आपको केवल इसका थ्योरेटिकल नॉलेज अभी बताया है। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी देखते हैं अपन स्टॉक्स में। ओवरऑल मार्केट का देखिए, ये जो रेंज है ये यहाँ पे 77 के आसपास जाए, क्योंकि ट्रेंड देखिए अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है मार्केट में ओवरऑल। चलिए नवंबर से अगर मैं मानूं, ये यहाँ से इसको अगर तोड़ा है तो यहाँ से अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड में ही है अभी मार्केट। तो देखिए इसका रेंज 80। ठीक है, 80 के बाद यहाँ पे 60 तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये इसका जो अप रेंज है उसको देखिए, और डाउन रेंज देखिए। ठीक है, 50 से नीचे नहीं गया है, और 50 से नीचे गया है तो अच्छा खासा उसने रिवर्सल भी दिया है। ठीक है, और जब 50 के आसपास रहे, और RSI इंडिकेटर जो है, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं, जैसे ये देख लीजिए, ये निफ्टी का है ना, इसकी रेंज देखिए 80, और यहाँ पे एक 60, इतने को आप मान लीजिए। तो जब अगर आपको मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है, तो आपको 60 के ऊपर ही ट्रेड लेना है। ठीक है, 60 रेंज के ऊपर में ही ट्रेड लेना है। अब उसका रीजन मैं एक और बता देता हूं, क्योंकि जब 50 के आसपास होता है ना, 50 to 40 के रेंज में होता है ना, तो मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, 50 को अपन न्यूट्रल जोन मानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया आप लोग को? एनी क्वेश्चंस? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। इसका मैं यूज आपको बता रहा हूं। अप ट्रेंड में अपने को कब एंट्री लेनी है? जब मार्केट 60 to 80 के रेंज पे रहे। ओके, अप ट्रेंड में अपने को 60 के ऊपर जब आए ना, तब ट्रेंड लेना है। मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ये 40 के आसपास है, नहीं लेना है। 60 के ऊपर जाने के बाद और अच्छा मोमेंटम देता है। ठीक है, मोमेंटम कब मिलेगा? अब 30 में अपन मान लीजिए 80 में एंट्री ले लिए, ओवरबॉट है, ओवरबॉट जोन है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें खरीदारी हो चुकी, लेकिन वो उसी जोन पे रह गया। देखो, ये यहाँ पे 4 दिसंबर से कंटिन्यू 19 दिसंबर तक वापस नीचे गया। ठीक है, फिर टर्न ले लिया। ठीक है, फिर उसी रेंज पे खेलता रहा, 70 से 80 के बीच। ठीक है, 50 के आसपास ना तो अपसाइड में ट्रेड लेना है, जब RSI इंडिकेटर 50 के आसपास रहे, तो ना अपसाइड में ट्रेड लेना है, ना डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। 50 के आसपास रहे तो दोनों के लिए वो न्यूट्रल है, 50-50, जैसे बोलते हैं ना, 50-50 है, कहीं भी जा सकता है। तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मैच करेगी। तो इसको निफ्टी में देख रहे हैं अपन। और ये जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है ना, मैंने हमेशा बोला हूं, लिक्विडिटी और वॉल्यूम जिसमें ज्यादा होता है, उसी में जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसी में अच्छा काम करते हैं। ना कि जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है, उसमें नहीं काम करते वो। ठीक है, एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रिलायंस का देखिएगा। रिलायंस के लिए इसलिए शुरू किया मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड इसी में होता है पूरे ओवरऑल, खरीदी बिक्री सब इसी में होती है। देखो इसका रेंज देख लो,
अभी मैंने कोई इसमें मोमेंट वो नहीं लगाया है, क्या नाम है, इंडिकेटर कुछ नहीं है, ईएमए डीएमए कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं। क्योंकि अगर मैं वो सब यूज करूंगा आपका फोकस 250 21 ईएमए में चला जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये 36 की रेंज पे गया, यहां से इसने टर्निंग ली, लेकिन वापस देखिए 46 के आसपास फिर ले रहा है ये। तो इसकी जो रेंज है, मैं अब एकदम मैं बोला हूँ 40 से 60 है, तो एकदम 40 भी नहीं होता और ना एकदम 60 होता, उसके ऊपर नीचे एक दो पॉइंट और हो सकता है। इसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, वीकनेस है। तो देखो इसका रेंज क्या बन गया, 30 to 47 के आसपास से ये फिर टर्न ले रहा है, यानी कि ये देखिए इसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है ये अभी भी। अगर इसमें स्ट्रेंथ खोजनी है या इसमें मोमेंटम आएगा, तो कौन से लेवल के ऊपर आएगा, 60 के ऊपर आएगा। अब इसको देखना चाहे तो इसको मैं क्या करता हूं, इनपुट में स्टाइल विजिबिलिटी, नहीं, इसको मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, मोर, नहीं, देखिए यहाँ पे अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड लिखा है ना यहाँ पे। तो इसका मैं लोअर बैंड कर देता हूँ, का किसके आसपास से ये टर्न लिया, 40 के आसपास ना, तो इसको मैं 40 कर दे रहा हूँ, 40। और इसको मैं कर लेता हूँ 60। इसके कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू, डार्क ब्लू। और 40 वाले को कर देता हूँ रेड में। ठीक है, और इसको ओके मैं करता हूँ। अच्छा ये लाइन पूरा नहीं आया, एक सेकंड, लाइन, और ये लाइन आप दिख रहा है क्लियर। अब इसको मैं जूम करता हूँ, ये दिख रहा है ये रेंज, ये 60 के ऊपर नहीं जा रहा है। आरएसआई रिलायंस का 60 के ऊपर नहीं जा रहा है अभी। तो 60 के ऊपर अगर नहीं जा रहा है, और ये 56 के आसपास ही है, वहां से हर बार टर्न ले रहा है ना, 60 और 40 के आसपास में ही खेल रहा है, तो मुझे इसमें अपसाइड की ट्रेंड नहीं दिखेगी। ऐसा ये इंडिकेटर अपनी प्रोबेबिलिटी दे रहा है ना। कोई भी चीज मार्केट में परफेक्ट नहीं है। ये हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए या ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये इंडिकेटर यूज करें, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो ये 60 के रेंज है, देखो 60 के आसपास जा भी नहीं रहा है, हर बार वापस टर्न ले रहा है। और ये 40 के आसपास, ये देखिए देखिए यहाँ 36 तक गया है। तो मैं इसमें एक चीज कर सकता हूं, अगर मैं ट्रेड लेना चाहूं तो, कि 40 के आसपास आए तो मैं यहाँ पे, और वहीं से टर्न ले रहा है हर बार 35 34 के आसपास, और रिलायंस जैसा स्टॉक है। तो अगर 40 के आसपास आए तो मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी खोज सकता हूं, है ना। लेकिन कब, जब यहाँ पे ये 11 सितंबर को, ये देखो ये टर्न लिया है और ये कैंडल बनाया इस टाइप का, स्ट्रेंथ से गया है। यहाँ पे देखो 5 अगस्त को, लेकिन अगला कैंडल उतना स्ट्रेंथ नहीं दिया है। यहाँ पे अगला कैंडल बहुत हाई स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है। तो अगर मैं देखूं, तो जब भी ये टर्न लिया है 3 ट्रेडों में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, तो 3 में से 2 बार अगला जो कैंडल बना है बड़ा स्ट्रेंथ वाला कैंडल है, ये देखो ये वाला कैंडल, ये यहाँ पे, यहाँ पे,
और यहाँ पे भी ये देखो टर्न लिया है, तो अगला कैंडल ये, तो प्रोबेबिलिटी मैं अपनी बना सकता हूं कि यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूं। ठीक है, और जब 60 के आसपास आए तो मैं वहां पे एग्जिट कर सकता हूं, बाहर निकल सकता हूं स्ट्रेट से, क्योंकि मेरे को इसकी रेंज दिख रही है कि ये 40 से 60 के आसपास ही खेल रहा है। तो मुझे एक तो ट्रेड मिल मिल जाएगा, और दूसरा मेरे को कब अपना रास्ता क्लियर करना है उसका भी सिग्नल मिल जाएगा। ऑल क्लियर यहां तक। और किसी भी स्टॉक में आप अगर अपना लॉजिक लगाते हैं आरएसआई के द्वारा, तो प्लीज उसका बैक टेस्ट जरूर कर लेना। क्यों? मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल में। ठीक है, हम बस अपना प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। ओके, और जितनी ये चीजें बता रहा हूं, इट्स ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, आपको सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, इतना भी अगर मैं बता रहा हूं और आप अगर इतना भी सीख जा रहे हैं, एटलीस्ट गलत जगह तो नहीं एंट्री लोगे ना मार्केट में। कैंडल का जो नाम है मैं तो एक बार बता चुका हूं, लेकिन इस टाइप की कैंडल्स का नाम जरूरी नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ ही काफी है। क्या नाम याद करके अपने को, देखो, नाम याद करके क्या फायदा है अपने को? चलो ठीक है, ये मारू बाजू कैंडल है, एक दो तीन, ऐसी स्ट्रेंथ वाली कैंडल बने तो अपने को स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अभी तो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ये इधर उस तरफ, लेकिन कैंडल के नाम से ज्यादा अपने को क्या जानना जरूरी है दोस्त, कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। नाम भूल जाओ, पोजीशन मत भूलना कि कहां पे कौन सी कैंडल बने तो उसका फायदा ज्यादा होगा। अब देखो ये यहां से फिर वापस टर्न ले लिया है, घूम गया, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई। देखो यहाँ सिक्स, ये था 35 से 50 के लेवल के आसपास है न्यूट्रल जोन में, तो वापस ये टर्न ले लिया। ठीक है, रिलायंस में। और कोई स्टॉक आप बताओ, मैं उस पे लर्न करूंगा। उससे पहले एक दो स्टॉक जो आप लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत कॉमन स्टॉक मेरे से पूछा है किसी, मुझे बहुत सारा क्वेरी आया इस स्टॉक का, रामा स्टील ट्यूब। इसमें नहीं काम करेगा ना दोस्त, ये भी बता दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना ये आरएसआई, इस टाइप के स्टॉक्स में नहीं काम करेगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, निफ्टी 100 के स्टॉक्स में या निफ्टी 200 के स्टॉक्स में ही डील करना। ये पेनी स्टॉक है ना, मेरे से कम ना 6 या 7 लोगों ने इस स्टॉक का पूछा है, और मैं नहीं मानता कि इसको तो ट्रेड क्या, इसके चार्ट पैटर्न्स को भी मैं ना, या क्या बोलूं, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। ये देख लो, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ये ये देखो कहाँ से पनपा है, ये 5 पैसे से, 1 रुपए से, 2021 में 1 रुपए से ये 16 रुपए आ गया। अब इसको मैं क्या बताऊं, इसमें मैं नहीं करता हूँ ट्रेड, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मेरा ये बोलना है कि आप इसमें अगर पैसे लगाना चाहते हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लेना, और अपना ज्ञान, अपना यानी कि अपनी थिंकिंग लगा के ही इसमें, इस टाइप के स्टॉक्स में घुसना प्लीज, है ना। बहुत लोगों ने पूछा था, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इसका स्टॉक। ठीक है, ये, है ना। और अगर इस टाइप के स्टॉक में स्ट्रेंथ अगर आई भी, तो देखो इस लेवल के ऊपर आएगी, 18 तो मान लो, 18 के ऊपर, या मैक्सिमम मैं बोलूं तो इस लेवल के ऊपर अगर इसमें कभी क्लोजिंग दिख जाए 20 के ऊपर, तब इसमें ट्रेड लेना। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तब मजा है, नहीं तो ये टोटल पेनी स्टॉक है, इसको ऑपरेटर घुमाता है, इसमें कुछ काम नहीं आएगा। ये क्या लिख रहा है, एस, यानी क्या है, एस? चलो छोड़ो, कुछ होगा ही।
एस लिख रहा है कुछ। ई तो अर्निंग होता है, एस क्या होता है? स्प्लिट हो गया क्या? पता नहीं, चलो छोड़ो। और बहुत सारे लोग मुझे स्टॉक्स के नाम भेजते हैं, तो मैं उसको भी, जैसे उस समय तो मैं बता देता हूं, लेकिन अभी क्या है, इज माई ट्रिप। ये बहुत अच्छा चला था आईपीओ के बाद से, बहुत अच्छा चला था, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन अब इसने ना सांस लेना बंद कर दिया, इसने, ये स्प्लिट है ना, देखो, ये लॉन्च हुआ अप्रैल 2021, यहाँ पे अर्निंग 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 डिविडेंड दिया, अर्निंग, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, फिर स्प्लिट हुआ, ठीक है, फिर अर्निंग हुआ, फिर यहाँ पे इसने कुछ डिविडेंड दिया, ठीक है। ये टोटल साइडवेज है, ये चार्ट में कुछ नहीं है मेरे लिए, ये दिख रहा है यहाँ से, ये इसी रेंज में खेल रहा है। और इसका स्लोप देखोगे तो ये देखो, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको, इसका स्लोप देखो, या स्लोप क्या बोलते हैं उसको। अब मेरी हिंदी पे मत जाना, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों का यही हाल है। ये लो, फिर लो, फिर लो, और लो, ये इस रेंज पे है अब। ये डू एंड डाई नेचर है इसका, ये वाला जो बॉक्स है, ये इसके ऊपर जाए, 55 के ऊपर कभी क्लोजिंग दे, तब मैं इसमें एंट्री लूंगा मैक्सिमम। और इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर दे तब मैं सोचूंगा। और इसके ऊपर भी अगर गया, क्लोज हुआ, तो मैक्सिमम ये 73 के लेवल तक ही जाएगा। और अगर 73 के ऊपर गया, तब इसमें और स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन कब दिखेगी गॉड्स नो, भगवान जाने। अभी तो फिलहाल ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है ये। ओके, तो आप लोग जैसे कोई स्टॉक रहता है मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं अगली क्लास में पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। तो अपन आरएसआई में थे, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ओके, देख लेते हैं इसको। लेकिन देखो, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, मैं एजुकेशनल के लिए बता रहा हूँ दोस्त, है ना। हाँ, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड अच्छा है। देखो, ये ओवरबॉट के आसपास है, ये 82 यहीं पे खेल रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लोगे आप, 74 है ओवरबॉट, इसका 80 है, ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे ये ओवरऑल अभी साइडवेज है। मे बी ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है इसका। अच्छा चला है ये स्टॉक, 500 से, इस लेवल से 658 का जो ब्रेकआउट इसने दिया, यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है, ये 662। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन खींचू तो, अच्छा टेक्स्ट आ गया, सॉरी। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा ऐसा कर दूं, मैं मोहब्बत दिखा दूं उसमें, रुको, ये कौन सा पैटर्न है बता दो, लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे अपन। ये पैटर्न बताओ कौन सा बना है ये। सेम तो क्लासिकल बनता नहीं है, लेकिन ये पैटर्न बताओ कौन सा है। कप एंड हैंडल, यस, ये कप एंड हैंडल बना। लास्ट टाइम अपन ने देखा था उसमें, एशियन पेंट्स में, लेकिन उसका भी पैटर्न पूरा नहीं बना है, लेकिन ये कप और इसका हल्का सा हैंडल बना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हैंडल को जब ब्रेक किया यहाँ पे, इस हैंडल को ब्रेक करने के बाद 760 से ये इसने दिया है 1200 का, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल साइडवेज है और ट्रेंड इसका अप है, तो मैं इसको शॉर्ट मारने की तो सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, सजेशन मेरा शॉर्ट मारने का नहीं रहेगा। अगर इसमें बन गया है प्रॉफिट तो इससे एग्जिट कर लो, अगर अच्छे रही, अच्छी प्रॉफिट में हो। नया ट्रेड तब लो जब इसको 1300 के ऊपर जाए, 1300 के ऊपर, जिसका हाई है ना, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग दे तब। अभी फिलहाल नहीं बनेगा, इसमें कोई ट्रेड मेरे को नहीं दिख रहा है। और देखो, आरएसआई भी इसका 80 है, 80 के आसपास है। वो अगर 60 के आसपास आता है यहाँ से, या इस लेवल पे आएगा, देखो,
कब कब टर्न लिया है ये देखना। ये यहाँ से टर्न नहीं लिया, ये टर्न लेता है आसपास 60 के ही आसपास, नहीं 50 के आसपास। ये टर्न लगभग यहाँ पे लेता है, ये इस लाइन पे इसके आसपास ही लेता है, 60 के आसपास। तो 60 to 65 के आसपास ये वापस टर्न लेगा तो इसमें और स्ट्रेंथ दिखेगी। अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है इसमें। देखो ये कैंडल डराने वाले कैंडल्स भी हो सकते हैं। 4 सितंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन से बहुत छोटी छोटी रेंज में इसमें कोई या तो पोजीशन अपनी घटा रहा है, कोई बड़ा बड़ा इंसान होगा कोई। तो वॉल्यूम से भी इसका कंफर्मेशन ले सकते हो आप। वॉल्यूम भी कोई लीडिंग लेगिंग इंडिकेटर नहीं होता है, लीडिंग होता है। देखो यहाँ पे भी किसी ने बाय किया है, इस इंडिकेटर में भी किसी ने अच्छी खासी बाइंग की है यहाँ पे। इसको मैं हटा रहा हूँ ना। ये कौन सा इंडिकेटर, वी वैप लग गया है इसमें। वी वैप भी पढ़ाऊंगा, दिक्कत नहीं है। वी तो फिलहाल देखो यहाँ ये वाले कैंडल में भी किसी ने बाय किया है, तो मेरे को इसमें वीकनेस तो नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो सेलिंग हुई है ठीक है, 1300 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ दिखेगा। और ये 80 के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन खेल तो प्रोबेबिलिटी का ही है ना। आ, कोरोमंडल, कोरोमंडल ठीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये 48 के आसपास है आरएसआई इसका। ठीक है 40 के आसपास यहाँ पे आएगा ना तो टर्न लेगा, 40 के आसपास लेगा, अभी तो 48 है। वापस इससे एक मोमेंटम 40 के आसपास इसमें दिख सकता है। ओवरऑल तो देखोगे तो मैं तो यही कहूंगा न्यूट्रल टू वीक है ये अभी फिलहाल के लिए। ऑलरेडी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट करके। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है। और ये मोमेंट ये इसने, ठीक है, अगर मैं इसको मानूं इसका सपोर्ट, इस लेवल को, तो 1639 इसके लिए अच्छा खासा एक सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेंड बन रहा है ना, ये नीचे का स्लोप दिया है इसने। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें जब भी बाइंग हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। RSI 47 यानी न्यूट्रल के आसपास है। ठीक है, 4750 जो रहता है ना रेंज, वो न्यूट्रल ही है। 40 के आसपास देखो ये जब आया है यहाँ पे, टर्निंग दिया है यहाँ पे, ये टर्न दिया है, यहाँ पे एक टर्निंग दिया है, यहाँ पे भी दिया है। देखते हैं 40 के आसपास आएगा तो क्या देता है मोमेंट ये। ठीक है, तो जब कोई भी स्टॉक में ना अप ट्रेंड रहे ना, तो 80 to 60 उसका एक रेंज होता है, लेकिन इसने 60 को तोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें ना न्यूट्रल रेंज है ये, है ना। 80 to 60 रहता ना, ये देखिए 80 से 60, देखो जब भी आया 60 60 60। देखो यहाँ भी ये टर्न लिया था वापस 53 के आसपास। ठीक है, तो अभी इसमें तो मेरे को कोई ट्रेड नहीं लगता कि अच्छा मोमेंटम दे, उसका इसका कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है एज पर RSI डेटा। और कोई क्वेश्चंस है, कोई स्टॉक आप लोगों का? तो RSI को ये मान लो अप ट्रेंड में 80 या 60 to 80, 60 के आसपास आएगा तो एक वापस स्ट्रेंथ दिखेगी। ठीक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा, सोनाटा अच्छी कंपनी है।
ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 760। ये जो लेवल है ना, इसके आसपास, ये जो दो तीन कैंडल इसके टच करें, इसको हटा दे रहा हूँ इस पे। कभी भी लेवल ड्रा ड्रॉ करो ना, तो किसी का हेड और टेल जो है ना, सपोर्ट जो रेंज है, नहीं ये थोड़ा सा और यहाँ पे, चलो यहाँ पे खींचता हूँ मैं। ये लेवल दिख रहा है, दो या तीन कैंडल्स के हेड, ये जो है ना, बॉडी वो टच होनी चाहिए, कोई भी अगर अपन खींचते हैं तब। आप कोई भी कैंडल का जो हेड या टेल वो टच होना चाहिए। तो ये देखो, ये रेंज है, इसके आसपास से इसने डाउन ट्रेंड दिया था, अब ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ये देखो, ये तो कहाँ चला गया था, इसका आरएसआई जो है, आरएसआई लेवल देख रहे हो, 14 के लेवल के आसपास गया था। इसमें क्या ट्रेड करेगा कोई? ये 60 के आसपास फिर घूमेगा, देखिएगा। 40 to 60 इसका एक रेंज बन चुका है ये। लेकिन इसमें ना ज्यादा वॉल्यूम है, नहीं है सोनाटा सॉफ्टवेयर में। तो इसमें ना उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी आरएसएस से नहीं जमेगी जितनी आपको इन्हें होनी चाहिए। SJVN। ये साइडवेज ही है मार्केट, ये इसमें ट्रेंड नहीं है। ये देखो ना, ये रेंज में है ये, इस बॉक्स के अंदर ही है। तो साइडवेज में भी ना, एक चीज मैं आपको बोलना बताना भूल गया था आप लोग को, कि कोई भी स्टॉक अगर इस टाइप के साइडवेज में है ना, उसमें आरएसआई उतना अच्छा काम नहीं करेगा, या आपको उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा जितना अप ट्रेंड, अपसाइड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मिलता है। उतना साइडवेज कोई स्टॉक है ना, तो उसमें नहीं मिलेगा। ये साइडवेज ही है पूरा ओवरऑल। देखो, इसके आसपास आता है, रिजेक्शन मिलता है, यहाँ से बाउंस बैक मिलता है। तो इसकी रेंज कितनी है? 130 से 150 के आसपास है। और कितना हुआ? 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स अगर देखें तो 10%, उस 10% के रेंज में ही ये आसपास काम कर रहा है। 10 या 20, 15, कितना, 12% आता है। विप्रो। विप्रो। विप्रो अभी स्ट्रेंथ कल दिखाया था, 2-3% ऊपर है वो। विप्रो में काम करता है ये। देखो, ये अभी भी ये इस रेंज पे है, यहाँ पे मेक और ब्रेक वाली स्थिति में है। लेकिन ये कैंडल देख रहे हैं, ये दो जो कैंडल बने स्ट्रेंथ वाले, और इसने क्लोजिंग दी है 550 के ऊपर। ये मेक एंड ब्रेक के ऊपर है। और देखो, इसका आरएसआई लेवल भी देखो, 60 के आसपास है, 62 के आसपास। अभी ये जो इस रेंज में खेला था, 40 to 60, 40 से 60 की रेंज में था। अभी इसने 60 के ऊपर आया है, 61 है लगभग, लेकिन 61 को नहीं मानूंगा मैं। अब ये मंडे को देखने से समझ में आएगा। ये भी देखो, अगर ठीक है, इसने ट्रेड दिया है, एक ट्रेड यानी कि अच्छा खासा इसने मूवमेंट दो लास्ट 2 दिन में दिया है इसने, 12 और 13 सितंबर को। लेकिन वो इस रेंज से बाहर नहीं आया है अभी। ये देखो, ये रेंज है ना यहाँ पे, इसको अगर ऐसा मान लूं मैं, इस कैंडल को अगर आप ध्यान ना दे तो इस, केवल इस रेंज से अभी बाहर नहीं आया है। हो सकता है कल यहाँ पे आए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए इसमें, ये अच्छी वेटेज वाली कैंडल बन जाए इसमें। लेकिन तब भी मैं इसमें उतना ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन जब ये इस रेंज को तोड़ के 600 के आसपास क्लोजिंग देगा, तब मैं इसमें जरूर इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें और स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ेगी।
ठीक है। मेरा जो सोचने का तरीका है वो आप लोगों के सोचने के तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ या ट्रेड करता हूँ या ऑप्शन भी खरीदता हूँ, तो ऐसे ही सोच के खरीदता हूँ। अभी मैं अगर ट्रेड लूं तो ये जो इसका एक रेजिस्टेंस है 578, यहां से देखो ये गैप था, गैप को तो इसने फिल कर दिया, लेकिन ये 580 इसका एक बहुत बड़ा हर्डल है। और मंडे को मान लो इसके आसपास या इसको ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तब मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी। अभी स्ट्रेंथ उतनी नहीं दिख रही है मुझे इसमें, ये साइडवेज ही लग रहा है मुझे अभी भी इस रेंज पे। देखो, और एल एन टी था ना, एल टी, लार्सन एंड, ये भी साइडवेज है देखो, ये रेंज पे ही खेल रहा है वो। ये देखो, ये सब में ट्रेड जरूर मिलता है, ट्रेडिंग करोगे इंट्राडे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन में मत आना। साइडवेज है पूरा, ये देखो इस रेंज पे ही है, ये रेंज बनी हुई है, इसके इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़े तो मजा है। तो 4,000 इसको मैं मानूंगा कि 4,000 के ऊपर कभी क्लोजिंग दे, तब इसमें धुआंधार बैटिंग चलेगी, और धुआंधार यानी कि इसमें स्ट्रेंथ और ज्यादा दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है, देखो कब से नहीं दिख रहा है ये ब्रेकआउट यहाँ पे जरूर दिया है इसने, या इस लेवल से। और इसने देखो जो मूवमेंट भी दी है, अगर इसका अच्छे से अनुमान लगाए तो ये यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस, ये जो लेवल था यहाँ से, इतना ही दिया है इसने, ये 2500 से 1,000 पॉइंट का, फिर इसमें साइडवेज थोड़ा सा हो गया है ये। अब इसमें और ज्यादा मूवमेंट मेरे को 4,000 के ऊपर ही दिखेगी, और ये साइडवेज है तो इसमें आरएसआई नहीं काम करता। कोई भी इंडिकेटर जो है ना, वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जब तक दिखे तभी उसमें काम अच्छा करेगा, इसमें नहीं करेगा दोस्त। कोई भी इंडिकेटर ले लो, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर ले लो, और जिद में हो कि ट्रेड करके भी देख लें, तो थोड़ा देख भी लेना ट्रेड करके क्या मिलता है। ब्रेकआउट मिलेगा तो बता के तो नहीं मिलेगा कि मैं ब्रेकआउट मिलने वाला है। जैसे इसमें अगर ट्रेड मिला तो हो सकता है कि आप ट्रेड यहाँ पे लो बाय का, और किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया इसने, ये बड़ा कैंडल यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन जरूरी नहीं है ना हर बात, यानी कि मैं एंट्री लूं तभी ब्रेकआउट दे, हो सकता है दे दे। लेकिन मैं जब यहाँ इस ये ब्रेकआउट मिल जाए, और वहां से जब थोड़ा सा, यानी कि ये जब मिल जाए उसके बाद मैं ट्रेड लूं अप साइड के लिए, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पैसे अच्छे बनने के, अभी नहीं है। तो ये साइडवेज है, इसमें नहीं उतना अच्छा रिजल्ट देगा। और बाकी लोग भी कुछ पूछ सकते हैं आप लोग, पोखराज देवांगन जी, राहुल जी, रजत, राजवंत मौर्य जी, सार्थक वर्मा जी, आप लोग भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब तक पूछोगे नहीं समझ नहीं आएगा। अपने फेवरेट स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हो, मैं अपनी राय दूंगा, अपनी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग हो सकता है कुछ हो, लेकिन मैं भी अपनी थिंकिंग इसमें डाल सकता हूँ ना, ये आरएसआई इंडिकेटर है। लोग तो सोशल मीडिया में ऐसे बताते हैं 70-80 के आसपास है, इसको सेल कर दो। अरे वो 70 में ही रह गया तो क्या कर लोगे। इंडस टावर डेली टाइम फ्रेम में ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर इंट्राडे करना है, एक मिनट इंडस टावर में आ रहा हूँ। इंडस टावर में अच्छा खासा अप मूवमेंट है, लेकिन मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया है। ये देखो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट, ये यहां से जो मूवमेंट बना है ना, बैंग। अब ये थोड़ा सा हर्डल यहाँ पे है इसके लिए, लेकिन मैं इसको साइडवेज अभी नहीं मानूंगा,
ठीक है, इस रेंज में है, कब से है? 19 जुलाई से। 2 महीने हो गए इसी रेंज पे खेल रहा है। अब इसमें ट्रेड लेना है तो इसको ब्रेक करे 450 के ऊपर, या इसके नीचे दे तो वीकनेस दिखे। देखो किसी ने बाइंग की है यहाँ पे, इतना बड़ा कैंडल बनाया है। 19 जून को किसी ने बाइंग की है यहाँ पे, ये दिख रहा है कितना बड़ा वॉल्यूम है ये। इतना बड़ा वॉल्यूम तो इसमें कभी नहीं बना होगा, देखो पूरा इसका इतिहास निकाल लो तो भी। और बहुत अच्छा स्टॉक है ये। हाँ। और साइड इसकी रेंज अभी देखो न्यूट्रल है, 50 के आसपास है, तो न्यूट्रल ही है, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा अभी। 10-5 वो इंट्राडे कुछ लोग करते हैं, 10-5-15 पॉइंट के लिए, तो ये इसका मान लो, इसको मैं अगर 400 के लेवल के आसपास आता है तो इसमें मैं बाय बाय कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। सॉरी। ये इस रेंज पे ही है, रेंज पे अटका हुआ है। ठीक है। इस रेंज को तोड़ेगा तब इसमें और अच्छी ट्रेड मिल सकती है। स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें? निफ्टी, निफ्टी 100 के स्टॉक को सेलेक्ट करिए। वॉल्यूम रहे जिसमें बीट एंड आस्क प्राइस में ज्यादा डिफरेंस ना रहे। ठीक है। जैसे ये इंडस स्टॉक है, इसको मैं अगर 5 मिनट के चार्ट में लूं, ठीक है, सब हटा दे रहा हूं। ये देखो 5 मिनट में है, तो ये हर मिनट, अगर इसको 1 मिनट भी ले लूं मैं, तो इसमें हर मिनट ट्रेड हो रहा है ना। लेकिन अभी किसी ने कोई स्टॉक बताया था, अब रामा स्टील जो था, उसको देखो, रामा क्या था वो, रामा स्टील ट्यूब। अब इसमें देखो। ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है। इसमें भी वॉल्यूम है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें वॉल्यूम ही नहीं होता है, उस टाइप के स्टॉक में आप एंट्री लोगे, एग्जिट नहीं कर पाओगे। SEPC, BLS, रुको और देखता हूँ कोई स्टॉक मिल जाए। BLSE सर्विस। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है। इसमें वॉल्यूम देखो कितना बना है। अच्छा, वॉल्यूम का तो इंडिकेटर ही लगा सकते हैं ना। हाँ, देखो 1 मिनट का चार्ट है ये। तो जिसमें वॉल्यूम रहे और बिड एंड आज प्राइस में ज्यादा का डिफरेंस ना रहे, उस टाइप के स्टॉक को सेलेक्ट करना है अपने को। SEPC है ना? यही है ना? नहीं, ये नहीं है। ये है, यही तो है, हाँ। इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखो। पहले देखो, स्विंग ट्रेडिंग जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। देखो ये मूवमेंट अच्छा दिया है, ये स्टॉक ये ब्रेकआउट भी दे दिया है यहाँ पे 26 के ऊपर। अच्छा, ये वो स्टॉक है क्या, साकुमा एक्सपोर्ट? कोई है क्या, साकुमा एक्सपोर्ट है क्या ये?
देखो इसमें वॉल्यूम भी अच्छा बना है, ये देख लो यहाँ पे। ट्रेड ले सकते हो इसमें, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ट्रेड ले सकते हो, कर सकते हैं इसमें। ब्रेकआउट तो यहाँ पे दे के रखा है इसने सीपीसी ने, मिल सकता है इसमें अच्छा ट्रेड। क्या नाम है इसका एससीपीसी का? अच्छा है ये, यानी कि देखो मूवमेंट दिया है ये, ठीक है। लेकिन देखो ये यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है, ये ये देख रहे हो, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है ये? देखो कप एंड हैंडल दोनों बन चुका है इसमें। ये कप, ये इसका हैंडल, और ये हैंडल को भी तोड़ चुका है। तो मुझे तो प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि इसके ऊपर ये जा सकता है। और यहाँ के वॉल्यूम्स को देखो, यहाँ का वॉल्यूम देखो इसका, ये लास्ट, ये दे सकता है, तोड़ सकता है इसको, ठीक है। यूरो का फोक, कहाँ है ये? डे चार्ट में भी इसके कैंडल्स किधर है? ये क्या अभी आईपीओ आया था क्या इसका? मुझे जानकारी नहीं है इसकी अभी। आईपीओ आया है तो इसमें क्या बता पाऊंगा मैं? आईपीओ था क्या इसका? क्या है ये इसका? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है इसका? केवल 3 कैंडल्स दिख रहे हैं इसके। ये आईपीओ था क्या इसका, यूरिका फोर्ब्स का? आईपीओ का क्या ट्रेड बता पाऊंगा मैं, डोंट नो। ये 3 कैंडल ही दिख रहे हैं इसमें, ये पक्का आईपीओ रहा होगा इसका। ये डे में उतना ही दिख रहा है, 1 वीक में 1 कैंडल दिख रही है इसकी, ये बस। इसको मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं इसको मैं? आईपीओ था हाँ। इसका कुछ नहीं बता सकते टेक्निकल में अपन। लेकिन ये देखो इसका, अगर रेंज बन गया है 490 से 540 अभी फिलहाल 1 वीक में। और मैं ये सब को ट्रेड नहीं करता, आईपीओ वाला। कब कौन सप्लाई और डिमांड कर दे, कौन कोई अपना स्टॉक लाके कोई बड़ा प्लेयर ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक कर ले, इसका कोई ऐसा कुछ है नहीं। देखो अपना मेन जो टॉपिक था वो आरएसआई था, ठीक है। उसको बहुत सोच समझ के होशियारी से यूज करोगे ना, तो बहुत पैसे बनेंगे। बुलिश ट्रेंड में, बुलिस माहौल में ना, बुलिस, बुल है तब 80 to 60 के रेंज पे खेलना है उसमें, या 60 to 80। बियर है तो आप ये मानो कि 40 मत मानो, 30 to 50, ठीक है। और कई बार ना ये स्टॉक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये अप ट्रेंड है तो 60 80 के बीच खेला, डाउन ट्रेंड है तो 30 50 होता है। कई बार एकदम ज्यादा बुली बियरी से एकदम पटका ही रहा है, तो 25 to 40 भी इसका रेंज आ जाता है, 20 से 40। तो ये कैसे पता चलेगा ना कि जितने भी स्टॉक आप ट्रेड करते हो, या जिसमें भी आपने पोजीशन ली है, तो आप इसमें मोमेंट, यानी कि 30 to 25 कब, 30 to 25 जब एकदम ज्यादा बियरिश है, ठीक है, इस टाइप के ट्रेड। और जब बुलिश है तो 60 to 80, 50 के आसपास है तो ना बुल की ट्रेड लेना है ना बियर की, तो 50 to 60 मान लो। और 40 से 60 की रेंज मान लो आप। 40 से जो 60 की रेंज है,
उसमें आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कहाँ पे स्टॉक आके न्यूट्रल हो रहा है। वो आप पास्ट का उसका रिजल्ट वो देखोगे, आरएसआई का पूरा स्टडी करोगे पास्ट में वो कैसा चल रहा है मूवमेंट का, तब आपको समझ में आएगा कि 40 से 60 के बीच में कौन सी ऐसी रेंज है। हो सकता है 55 हो सकता है 50 हो, कई बार 45 भी होता है। तो कौन सी रेंज पे आके वो न्यूट्रल हो रहा है, या हो सकता है इसी रेंज पे खेल दे 50, ये जो 40 से 60 का जो बीच है, हो सकता है 40 ना हो 45 भी हो जाए। तो मैं वो मैक्सिमम रेंज 60 की बताया और इधर मिनिमम 40। तो इस बीच में कौन सी रेंज पे वो कितना खेलता है, ये न्यूट्रल रेंज होगी स्टॉक की। ठीक है, 40 से 60, उस बीच में अपने को ज्यादा अकल नहीं लगाना है। और अपने को जब उसका ट्रेंड दिख रहा है, जैसे एचडीएफसी भी देख लो, अभी अभी इसने थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है, ये रेंज है, ये वीकली दिख रहा है अपने को। इसको डेली करता हूं मैं, देखो ये रेंज में चल रहा है, ये बॉक्स बन गया इसका भी, ये इसको तोड़ नहीं रहा है। ये दिख रहा है कितना अच्छा बॉक्स है ये। अब इसमें क्या कर लोगे, यहाँ पे आए तो बाय कर लो, बाय का अवसर खोजो, यहाँ पे आए तो सेल का अवसर खोजो। इतने ही में चल रहा है ये 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 लो नाच लिया यहीं पे। अब इसका आरएसआई देखो, पहले क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, तो ये साइडवेज दिख रहा है ट्रेंड। ठीक है, अब आरएसआई देख लो। आरएसआई की रेंज देख लो यहाँ पे, क्या रेंज है यहाँ पे, इस रेंज पे ही है, 45 से 60 के बीच है ये रेंज। अब जब ये इस टाइप का मूवमेंट देता है, स्लोप अच्छा बना है, देखो ये यहाँ से ये और ये, तो ये क्या रेंज थी इसकी, 35। ठीक है, और जब साइडवेज है तो कितनी है, कौन सी रेंज है ये, 40 से 60 की रेंज है। ठीक है, साइडवेज रहा है, लेकिन इसका, एक सेकेंड, देख रहे हो यहाँ पे, ये इस रेंज पे आता है, यहाँ पे 30 के आसपास आता है तो अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, 70 के आसपास आता है एक सेलिंग देता है। लेकिन अभी देखो इसकी रेंज क्या है, न्यूट्रल, क्या कर लोगे इसमें, ना बाय कर सकते ना सेल। लेकिन जब भी 30 के आसपास आता है अच्छा मूवमेंट देता है ये अपसाइड के लिए। 7 और ये 70 के आसपास आता है तो वहां से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे रहा है, देख दिख रहा है आपको इसका जो मूवमेंट है, देख रहा है ये ऐसा। लेकिन अभी तो फिलहाल यहीं पे है, इसको क्या करोगे आप, ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते। तो जब 30 के आसपास आएगा तो इसमें बाय का अवसर खोजो, 70 आएगा तो सेल का खोजो। अब मान लो जैसे अपन ने ये इंडिकेटर पढ़ लिया पूरा, अब 70 के आसपास आया, अपन ने सेल का अवसर खोज भी लिया, लेकिन पता चल रहा है उसी समय इसने अपने इस बॉक्स को तोड़ के ब्रेकआउट दे दिया, तब क्या कर लोगे। तो उतना तो रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ेगा ना दोस्त, कि इस रेंज को कभी तोड़ भी सकता है, या कई बार आपको डरा भी सकता है। इस रेंज के ऊपर देखो यहाँ पे इसने दिया था, 1750 के आसपास गया, तो 1700 की रेंज को इसने तोड़ दिया था। और लोगों ने बहुत उम्मीद की कि ये तो बहुत अच्छा भागने वाला है, लेकिन कहाँ भागा ये, इसने तो वहीं से खून पिलाया ना लोगों को, पैनिक सेलिंग दी इसने। एक मिनट बता रहा हूँ, देखो इसको फॉल्स ब्रेकआउट में भी काउंट कर सकते हो। ये जो रेंज थी 1700, ये 1730 से भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी, कहां तक गया था ये, 1799। अब कितना अच्छा ब्रेकआउट था ये, लेकिन वहां से इसने फिर पटक दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा ना। अब 1700 से 1800 गया तो आपका तो
आप क्या सोचोगे और ऊपर जा सकता है? अब तो ये ब्रेकआउट दिया है, तो इसने तो वहां से फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वापस आ गया अपनी रेंज पे। तो आरएसआई को यूज करना है तो डेली प्रैक्टिस भी इसकी करनी पड़ेगी। रिजल्ट अच्छा देता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये किस रेंज पे खेल रहा है। 80-60 है कि 70-40 है, 70-50 है। ठीक है, कई बार 80 है होता है रेंज, कई बार इसका ओवरबॉट जोन 70 में ही दिख जाता है। जब बियर मार्केट रहेगा तो इसका मैक्सिमम ओवरबॉट जोन 60 में भी दिखेगा। तो इसको प्रैक्टिस करोगे और बैक टेस्ट करोगे कि जैसे ये जो इसने ये जो ग्राफ बनाया ऊपर नीचे ये जो लाइनिंग बनी है, इसको आप जब बैक टेस्टिंग करोगे एक एक स्टॉक का, अपने फेवरेट स्टॉक का, तब आपको समझ में आएगा। एंट्री आपको कब करनी है? जब आपको यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन दिखे। लेकिन आपको इधर भी तो देखना ना, इस साइड की, क्या वहां से इसने रिवर्स दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस तो ऐसी चीज है कि आपका रिस्क कितने का है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आज के डेट में तो स्टॉप लॉस ऐसी चीज हो गई है कि ट्रेड जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं वो आपके स्टॉप लॉस को ही खा जाते हैं। जैसे ये अपने को देखो, बता रहा हूँ, ये रेंज दिख गया। ठीक है, इस स्टॉक में बता रहा हूँ ना अभी, ये साइडवेज है। तो जब भी यहाँ पे आए इस रेंज पे, यानी कि अपने सपोर्ट लेवल पे आए, तब अपने को एंट्री लेनी है और रेजिस्टेंस लेवल पे निकलना है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि इस टाइप के स्टॉक को मैं ट्रेड ही नहीं करता हूं। क्यों? अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए जरूर बता दिया, लेकिन इस टाइप के स्टॉक में मैं क्यों ट्रेड करूं कि कहीं मान लो यहां भी ब्रेकआउट मिल सकता है, या इधर भी सेल सेल मिल सकता है, वीकनेस और ज्यादा आ सकती है। ठीक है, ये इंडिकेटर ठीक है कि आरएसआई के भरोसे अपन ट्रेड ले रहे हैं और हर बार ये यहाँ पे सपोर्ट रेंज दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसमें मैं क्यों फंसूँ? अगर मान लीजिए मैं उस टाइम एंट्री लूं कि यहाँ पे आया इस रेंज पे, ओवरबॉट जोन पे आया, और वहां पे मैंने एंट्री तो ले ली सेल के लिए, और वहां से ब्रेकआउट दे दिया, तो मेरे को एंट्री उस टाइप के स्टॉक्स में लेनी है जहां पे अप ट्रेंड बन रहा है। अप ट्रेंड, या तो शॉर्ट का लेना है जहां पे डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अप ट्रेंड में कहां पे लूंगा? जहां पे हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बने, जैसे यहाँ पे। और डाउन ट्रेंड में कहां लूंगा? जहां लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, वहां पे। तो यहां पे मैं अच्छे पैसे बना सकता हूं, ना कि इस रेंज पे। आपको समझ आया ओम चतुर्वेदी जी? मैं इस टाइप में नहीं लूंगा ट्रेड। अगर मार्केट किसी भी स्टॉक में ये ट्रेंड बन रहा है, तब मैं ज्यादा कंफर्म रहूंगा कि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, और वहां पे मैं आरएसआई का यूज करूंगा। ठीक है, ना कि इस टाइप के साइडवेज में। ठीक है, एचडीएफसी बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, लोगों को बहुत पैसे भी बना के दिया है, लेकिन मैं नहीं लूंगा इसमें ट्रेड। मैं इसको केवल आप लोगों को समझाने के लिए ये दिखाया हूं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है, साइडवेज में किसी भी साइड में दे सकता है। कोई भी स्टॉक जब साइडवेज होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो अपसाइड ही देगा मूवमेंट। कई बार वो नीचे भी पीटता है लंबे से, और अपसाइड भी देता है तो लंबे से। तो इसमें मैं क्यों ज्यादा रिस्क लूंगा? ये हाई रिस्क ट्रेड होगा ना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूं ना कि कब यहाँ कब कब कहाँ पे कौन सी घटना हो सकती है। हम तो केवल इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को देख के अपना ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं।
मैं जीरो से ही सिखा रहा हूं, अभी मैंने केवल प्राइस एक्शन बताया है। प्राइस एक्शन इन्हें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया चार्ट का पैटर्न्स। ठीक है, चार्ट के पैटर्न्स, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बताया। अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लो कि एक ही ट्रेड में सब पैसे नहीं गंवाने हैं, या एक ही स्टॉक में पूरा इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक यस बैंक भी बन सकता है, DHFL भी बन सकता है, कुछ स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेस भी बन सकते हैं जो केवल 200 से 5,000 का रेंज दे दे। कुछ HDFC भी बन सकता है कि भाई नाचो यहाँ पे बैठ के तुम, मैं तो तुम्हारा खून पीऊंगा और केवल नहीं दूंगा तुम्हें पैसे बना के, तुम कितने बड़े ट्रेडर हो। जब ये यहाँ पे इसने ब्रेक ये 1799 के आसपास आकर इसने वापस जो तोड़ा है ना, इसने बहुत सारे लोगों का बहुत लॉस हुआ होगा इसमें। लोग ऐसे छोटा मोटा अमाउंट लेके नहीं घुसते हैं HDFC में, बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं जो यहाँ पे जिसने सेल किया। सोचो ये ब्रेकआउट देने के बाद भी HDFC बैंक जैसा स्टॉक, ठीक है, HDFC जैसा बैंक का स्टॉक है यार। एक मिनट, इसको हटा दे रहा हूँ। मैंने तो ट्रेड नहीं लिया था, ना आपका ना डाउन का। मेरा मन था जरूर कि मैं इसमें ले लूं, लेकिन ना उससे पहले ये पिटा गया था। वो तो मैं बच गया, ये सोच लो उसमें। ये 1800 आया था, ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, 1720 के ऊपर भी ट्रेड निकल चुका था इसकी गाड़ी। और देखो ये अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास था 1799। तो यहां से तो मेरे मुझे केवल स्ट्रेंथ दिख रही थी, देखो गैप अप हुआ था। और ये बैंक ऊपर 1799 पे ओपन होके 1770 के आसपास क्लोज हुआ, ये गैप अप होने के बाद भी। सोचते हो तो जब HDFC बैंक में भी फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है तो किसी भी स्टॉक में हो सकता है। तो अभी केवल मैं RSI आप लोगों को थ्योरिटिकल पढ़ाया हूं। प्रैक्टिकल भी जब अपन थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, तब प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल है कि टेक्निकल भी काम नहीं किया यहाँ पे। ये देख रहे हो ब्रेकआउट होने के बाद भी जान दो भैया, और कितना अच्छा ब्रेकआउट था, ये हैंडसम ब्रेकआउट था ये दिख रहा है ये। मैं जब सोचा था ना ट्रेड लेने की, गैप अप होने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा था ट्रेड लेने का कि 1764 आया, लेकिन मेरे के दिमाग में ये घुमा कि इसने ओपनिंग यहाँ पे दी 1794 के आसपास और क्लोजिंग दे रहा है नीचे, तब मैंने नहीं लिया ट्रेड। सेकंड जब ये वापस 1729 के आसपास आया, इस ये कैंडल बना, तो मुझे ये लगा कि ये दो कैंडल्स है, अब ये फिर अपने इस रेंज पे आ चुका है। तब थोड़ा डर बना, लेकिन जब न्यूज आई ये गैप डाउन जो हुआ ना, फिर खत्म हो गया खेल। कर लो ट्रेडिंग वाला था ये। और HDFC बैंक में बहुत सारे लोग बड़े पैसे लगाते हैं ना, बड़े 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 ट्रेडर्स ही एंट्री लेते हैं। हम लोग तो लेते ही हैं रिटेलर, लेकिन जब कोई HDFC बैंक में जब ट्रेड हो रहा है, तो आप सोच लो कि कोई 10,000 20,000 50,000 क्वांटिटी भी लेके ट्रेड या बाय करता है। जरूरी नहीं है कि इंट्राडे ही करे, हो सकता है यहाँ पे किसी ने बाय किया हो और किसी ने यहीं से क्लास लगा दी उसकी। तो जब HDFC बैंक टूट सकता है तो कोई भी स्टॉक टूट सकता है, और इसमें कोई स्ट्रक्चर मुझे दिख भी नहीं रहा है। अब जैसे आज अपन ने RSI की रेंज तो पढ़ ली, लेकिन आने वाली क्लासेस में अपन और अच्छे से डीपली इसको देखेंगे। ठीक है, जब स्टॉक का डिस्कशन भी डिस्कस करेंगे अपन, जैसे कि आज कौन अपसाइड में है कि कौन डाउन साइड में है। जैसे लास्ट क्लास में किसी ने एक्सिस बैंक को भी डिस्कस किया था मेरे साथ, एक्सिस बैंक। देख लो बढ़िया है। देखो ये मूवमेंट दिया है, लेकिन ये गैप को फिल करेगा कि नहीं करेगा। देखो इसकी रेंज भी देखो 62 के आसपास है, लेकिन अभी उतना अच्छा मुझे मिला नहीं है। देखो इसकी रेंज बन गई है 70 के आसपास आके ये वापस मुड़ता है। ठीक है, 70 के आसपास देखो, एक बार, दो, तीन, चार, चार बार इसने वापस टर्न घूम गया है। ठीक है,
तो मैं इसको मानूंगा कि यहाँ पे 70 के आसपास अगर आरएसआई आए तो मैं अपने प्रॉफिट बुक कर लूँ। नहीं चाहिए मुझे उसके ऊपर पैसे, जाएगा तो जाएगा, देखा जाएगा। हाँ वो हो जाता है। किस स्टॉक में फंसा है आपका? गलत नहीं रहती है। फॉल्स ब्रेकआउट कोई नहीं पहचान सकता, उसमें वॉल्यूम हेल्प करता है। इंडियन, देख लेता हूँ एक बार। इंडियन बैंक। देखो मजा बहुत आएगा, जैसे आप लोग इतने लोग मेरे साथ लास्ट 1 आवर से जुड़े हुए हो। हमेशा ऐसे ही जुड़े रहोगे ना तो डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा। देखो 1 घंटे से ज्यादा हो गया अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये भी रेंज बाउंड में ही है, ये इस रेंज पे है। ठीक है, इसने मूवमेंट भी अच्छा दिया है, यहाँ से देखो ना उठा के। ये यहाँ से जो इसने मूवमेंट दिया। ठीक है, अभी रेंज बाउंड पे ही है ये। कोई अच्छी न्यूज आ जाए पब्लिक सेक्टर बैंक में तो कुछ इसका भला हो जाए। आरएसआई देख लो, क्या 33 के आसपास है। और ये इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम ये 50 के आसपास तक ही जाएगा ये। ठीक है, 33 है, 38, 40 तो 50। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दिक्कत नहीं है, मैं पूरा रिकॉर्ड करूँ। फॉल्स ब्रेकआउट पहचानना सीखेंगे आप आने वाली क्लासेस में। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट पहचानना सीखेंगे, उसके भी बहुत सारे मेरे पास तरीके, इतने तरीके हैं कि पूछो मत। ठीक है। आईओबी तो मेरे आईओबी छोटा मोटा बैंक है उसका। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही रेंज है, देख लो। सेम एसडी है वो, इंडियन बैंक जैसा ये भी डिब्बा बनाया हुआ है। ठीक है, सेम चार्ट पैटर्न है, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं इंडियन बैंक, देख लो वही है सेम। वैसा ही खेल रहा है ये, है ना। ये देखो, ये इंडियन बैंक है रेड कलर वाला। सेम ये भी नाच रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, देख लो दोनों का रेंज वही है। और कुछ स्टॉक आप लोग सेलेक्ट करिए तो देखेंगे, और आगे भी क्लासेस में। टोरेंट फार्मा। ठीक है, 9:30 से कर दूंगा, बाकी लोग एग्री हो जाएं। टोरेंट फार्मा अच्छा ट्रेंड में है बॉस। अच्छा, ये इंडियन बैंक भी यहीं पे है, अच्छा ट्रेंड में है। थोड़ा सुस्ती मारा है ये, लेकिन अच्छा ट्रेंड है इसमें। या ट्रेंड है इसमें, देख लो, स्ट्रक्चर देख लो। और इसको अप ट्रेंड में, अच्छा ट्रेंड है इसका। इसमें बाय की अवसर ही खोजना, लेकिन ये थोड़े कुछ दिन से इस रेंज पे फंसा हुआ है। 3500 के ऊपर ना इसमें और इस ताकत दिखेगी। ठीक है, और अगर इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट है तो एक बार बुक कर सकते हो। नहीं है मजेदार ये, नहीं है, इसमें मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। ये शायद इसका आईपीओ आया होगा लास्ट ईयर। लेकिन ये देखो, इसको ब्रेकआउट दिया इसने 190 का लेवल, इस रेंज पे था। और यहाँ से इसने ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन अभी उसमें मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा है। आरएसआई तो हटा देता हूँ, इस सब में काम नहीं आता वो। ठीक है इसको ब्रेकआउट दिया है, लेकिन
उतना मजेदार ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताइए, कुछ नया नॉलेज आप लोगों को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो मेरे मेरा इतना लंबा क्लास लेने का मकसद कंप्लीट हो गया, ये समझिएगा। तो आप लोग बताइए कैसा है क्लास। के जी। अब निफ्टी में तो करते रहेंगे, निफ्टी में लूंगा तो आप लोग गलत सलत ट्रेड लोगे, मैं बाद में खोलूंगा उसको आराम से निफ्टी को। क्यों पता है, मैं निफ्टी को अगर ओपन करूंगा उसमें कुछ कुछ चीज बताऊंगा तो आप लोग ऑप्शन बाय कर लोगे अगले दिन, बिना ऑप्शन बताए मैं उसके चार्ट देखूंगा ही नहीं। ठीक है। ओके। ठीक है, थोड़ा मैं भी अगर अच्छा लगे ना तो अपने दोस्त यार लोगों से भी इसका जो रिकॉर्डिंग है उसको शेयर कर देना, और थोड़े कमेंट्स में लिख दिया करो तो अच्छा लगे मुझे भी। या इसको रिवाइज भी कर लिया करो, कई चीजें क्या होती है एक बार में समझ में नहीं आती, तो रिकॉर्डिंग को एक दो बार देख लिया करो, अच्छे से ऑब्जर्व किया करो कि मैंने क्या चीजें सिखाई है। हो सकता है कि अगर कुछ चीज मैं भूल जाऊं तो उसको आप लोग अगली क्लास में रिपीट कर लिया करो, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज मैं बताना भूल गया, जैसे आरएसआई भी है तो आज पूरा वो कंप्लीट हुआ नहीं है, केवल मैंने उसकी रेंज बताई है आपको। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन पूरा देखेंगे। ओके। और ये सब एजुकेशनल है, बाद में कुछ दिन में जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप लोग भी मुझे बताओगे कि